वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, आपके सामने पुनः एक ऑनलाइन क्लास के लिए प्रस्तुत हूँ। आप सभी होप सो घर में सुरक्षित होंगे और अपनी मैन पावर को एक्सटेंड कर रहे होंगे या अपना विल पावर को एक्सटेंड कर रहे होंगे। क्यों ज़रूरी है मैं इसके बात में बात कर रहा हूँ? इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप एक अच्छे एजुकेशनल ग्रोथ को पाएंगे, और एजुकेशनल ग्रोथ को पाने के कारण से आप कहीं भी आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं और या स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भर्ती चयन एवं प्रशिक्षण, अर्थात रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो पहला जो सेगमेंट है वो अपना रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है। तो सामान्य रूप से जो रिक्रूटमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या है, भर्ती क्या है? तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा सुटेबल रिसोर्सेज जिसका उद्देश्य मानव संसाधनों का उपयोग करके उन्हें एक जॉब के लिए मोटिवेट करना और इच्छित व्यक्तियों के द्वारा उसके लिए आवेदन करना, और आवेदन करने के बाद उनके रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन करना, रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करना, और संबंधित जो लोग योग्य हैं उन लोगों से आगे की एक्टिविटीज के लिए उन्हें प्रेरणा देना कि आप इस पोस्ट के लिए अपॉइंट बेस्ट हैं, आप इस पद में रिक्रूट किए जा सकते हैं, आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन या कुछ सर्टिफिकेट्स और हैं, इनकी भी क्यूरीज करना, या फिर टेस्ट की प्रिपेयर्स कराना, या फिजिकल वेरिफिकेशन कराना, या यानी कि उनका हेल्थ चेकअप है, मेंटल चेकअप है, एजुकेशनल चेकअप है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है। ये सारी एक्टिविटी भर्ती के अंतर्गत आती है। सामान्य रूप से भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे में भावी कर्मचारियों की खोज की जाती है। अब भावी कर्मचारियों की खोज का उद्देश्य यह है कि उचित या सुटेबल कर्मचारी की रिक्रूटमेंट सिर्फ ये नहीं कि किसी को भी भर लेना, बल्कि उस पद के लिए उपयुक्त कर्मचारी की नियुक्ति करना ही भर्ती है। फिर भर्ती ऐसे लोगों की खोज या कर्मचारी की खोज है जिन्हें कि रिक्त कार्यों में आवेदन के लिए प्रेरणा देना और प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करना होता है। फिलिप्पो ने यह कहा कि जब तक आप उसमें कोई मोटिवेशनल हिस्सेदारी इन्वॉल्व नहीं करेंगे रिक्रूटमेंट में, तब तक रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। मतलब उसमें कुछ अट्रैक्टिव पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे अभी इस समय एक चल रहा है कि 3 साल के लिए अगर आप चाहें तो फिजिकली ट्रेंड अगर हैं, फिट हैं, तो सेना में शामिल हो सकते हैं। मतलब शॉर्ट कमीशन में एक्टिविटी इन्वॉल्व की जा रही हैं। या उसका दूसरा उद्देश्य भी है कि देश के सारे जो लोग हैं जो अपने आप को देश की सेवा कराना चाहते हैं और फिजिकली फिट है, तो वो लोग कुछ दिन वहाँ की स्थितियों को देखें और एक प्राउड ऑफ इन आवर कंट्रीज मोल्ड में वहाँ पर जाएं। इनकम तो होगी लेकिन साथ में प्राउडेबल फील करेंगे। तो ऐसे ही विचारों के साथ लोगों को जोड़ना, रिस्पेक्ट, सोशल रिस्पेक्ट का होना आवश्यक है, या पॉजिटिव रिटर्न्स होना आवश्यक है, तब जाकर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर बेस्ट हो सकती है। डेल एस बीच के अनुसार पर्याप्त मात्रा में मानव शक्ति स्रोतों को बनाए रखना तथा विकास करना भर्ती कहलाती है। भर्ती के अंतर्गत उपलब्ध कर्मचारियों का एक पूल स्थापित करना होता है। पूल मतलब एक ग्रुप, जिससे कि कर्मचारी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वहां से उन्हें एकत्र कर सके। क्योंकि वो एक ग्रुप एक वेरिफिकेशन एक्टिविटीज को इन्वॉल्व कर लेगा, तो उसे क्या काम करना है, किस तरह के काम लेने हैं,
उसको पहले ये मालूम है कि ये हमारे एक सेलेक्टेड पर्सन्स हैं, इनसे ही हम जो भी काम कर पाएंगे, तो वो बेटर कहलाएगा। एक विचारक हैं फॉरलैंड, उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट से आशय संस्था के फ्यूचर एम्प्लॉयज के लिए है, जो कि किसी भी पॉलिसीज और ऑब्जेक्ट्स को क्वालिफाइड करते हुए एक अट्रैक्टिवली स्पेशल क्वालिटीज के भरोसेमंद लोग हैं, जिनको उपयोग करके संस्था अपने किसी एक्सट्रीम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सामान्य रूप से रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें भावी कर्मचारियों को खोजने का संगठन के द्वारा मोटिवेशनल विज्ञापन है, जिसके माध्यम से प्रत्येक संस्था प्रगति के लिए पर्याप्त संख्या में आवश्यक योग्य कर्मचारियों को चुनती है। एक अच्छी भर्ती की प्रक्रिया तभी सेलेक्ट अच्छी हो सकती है जब उसमें नीति लोचदार हो, फ्लेक्सिबल हो, भर्ती की नीतियां स्पष्ट और क्लियर हो, भर्ती संगठन की चालू आवश्यकताओं के अनुसार हो। ऐसा नहीं है कि अभी इन फ्यूचर चाहिए इसलिए रिक्रूटमेंट रिसेंट में रिक्वायरमेंट हो। भर्ती संस्था एक सेंट्रलाइज्ड पोजीशन में होनी चाहिए, एक ही जगह हो, ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ कल वहाँ ऐसा चेंज करते चले। फिर भर्ती से पूर्व भर्ती की एक्टिविटीज को प्रॉपर एनालाइज कर लें कि उसकी जरूरत है कि नहीं। रिक्रूटमेंट एबिलिटीज पर रखना चाहिए, रिकमेंडेशंस पर कोशिश किया जाए ना रखें। फिर भर्ती के समय सारे रिकॉर्ड्स का माइक्रो ऑब्जर्वेशन होना आवश्यक है। स्टैट्यूटरी और लीगली दोनों तरह की प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट किया जाए, भर्ती की प्रक्रिया पूरी की पूरी कानूनी हो। फिर भर्ती की प्रक्रिया सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान में रखकर करना चाहिए, तब जाकर बेटर होगा। फिर भर्ती प्रक्रिया को कुछ प्रभावित करते हैं फैक्टर्स, जैसे साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो बड़े लेवल पर भर्ती की प्रक्रिया होगी, छोटा होगा तो छोटा होगा। सेवा की शर्तें, काम कैसे कराने हैं ये पहले से इंप्लीमेंट करा लें, क्योंकि पहले रिक्रूटमेंट कुछ और किया जाए और बाद में फिर उनसे काम दूसरे ढंग का कराया जाए तो इस तरह से लोग भी छोड़ के चले जाते हैं। फिर वर्किंग कंडीशन क्या होंगी, काम किस तरह से करना है, कहाँ करना है, ये भी पहले ही भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत बता देना चाहिए। उनको मजदूरी क्या मिलेगी, अर्थात रिजनेबल वेजेस, मजदूरी क्या मिलेगी, उनको कार्य करने के बदले रिवार्ड्स क्या मिलेंगे, ये भी पहले से आइडेंटिकल रिप्रेजेंट करना होगा। संगठन की विकास दर और पूर्व निर्धारित भर्ती प्रयासों का प्रभाव भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन तेजी से बढ़ रही है तो वहां पर रिक्रूटमेंट बहुत आसानी से होगा, लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और साथ में बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट की एक्टिविटीज के लिए एक्सपेंसेस भी नहीं करना पड़ेगा। फिर पीछे आपने रिक्रूटमेंट की एक्टिविटीज की थी, उसका असर ओवरऑल आप पर क्या पड़ा, मतलब पिछले रिक्रूटमेंट में आपने जिन लोगों को रिक्रूट किया था उसमें से कितने लोग अभी हैं, कितने चले गए, इन चीजों को भी आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखकर रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया की जानी चाहिए। और रिक्रूटमेंट करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किन्हीं भी कारणों से हमारी कोई ऐसी पॉलिसीज लोगों के सामने रिफ्लेक्ट ना हो कि जिसमें ये पता चले कि ये रिक्रूटमेंट सिर्फ दिखाने के लिए किया जाता है, वास्तव में इसका कोई वो नहीं है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट किया जाना चाहिए। कंपटीशन लेवल इंक्रीज या डिक्रीज है, इसको ध्यान में रखकर रिक्रूटमेंट किया जाता है। इकोनॉमिकली और कल्चर और लीगल फैक्टर्स को ध्यान में रखकर भी रिक्रूटमेंट रखा जाता है, क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है और आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और लोगों को कम वेतन में रख रहे हैं तो भी लोग प्रॉब्लम है। अगर आप कम एम्प्लॉयज रख रहे हैं लेकिन रेपुटेटेड अच्छी क्वालिटीज के, अच्छी एबिलिटीज के साथ लोगों को रख रहे हैं तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। मतलब भीड़ क्राउड नहीं तैयार करना है, एक्सट्रीम सुप्रीम लोगों को मेंटेन करने की प्रक्रिया इंप्लीमेंट करनी चाहिए। फिर बात आती है सोर्स ऑफ डिमांड्स की, मांग के स्रोत की। सामान्य रूप से जब
डिमांड आती है तो वो केवल और केवल कारण यही है, या तो कोई रिटायर हो जाता है या फिर किसी कारण से नौकरी छोड़कर चले गए या प्रमोशन दे दिया गया, तो या फिर लोग भगवान को प्यारे हो गए, तो पोस्ट खाली होने के कारण से रिक्रूटमेंट किए जाते हैं और कई बार नए पद भी क्रिएट करने के कारण से भी रिक्रूटमेंट की आवश्यकता होती है। फिर रिक्रूटमेंट रिसोर्सेज की बात करें तो जानकारियां कहाँ कहाँ से एकत्र की जाएंगी, कहाँ कहाँ से लोगों को अडॉप्ट किया जाएगा, तो उसमें जो चीजें हैं, पहला रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वहां से पंजीकृत लोगों को उनकी एबिलिटीज को शॉर्ट लिस्ट करके वहां से लिया जाए। जैसे अभी Naukri.com प्राइवेट में है, सरकारी और नॉर्मल जो लोकल लेवल पर ITI ट्रेड्स और ये सब, आजकल सारे वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो ज़्यादा, एक से ज़्यादा जगह पर आप इंफॉर्मेशन एकत्र कर सकते हैं। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जाकर, जैसे बिजनेस स्कूल्स हैं तो वहाँ मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स लिए जा सकते हैं। ITIs हैं तो ITI से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक फिटर्स, मशीनिस्ट, टाइपिस्ट, ये सब लिए जा सकते हैं। फिर जो वर्तमान एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिकमेंडेशंस से भी आप अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं। फिर आप इसके अतिरिक्त प्रमोशन करके भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, मतलब अगर ऊपर की पोस्ट खाली हुई तो नीचे के लोगों को आप प्रमोट करें, एक्सटेंड करें, ट्रांसफर से करें। एक विभाग में पोस्ट खाली हुई, दूसरे विभाग में स्टाफ है तो उनको वहां से हटाकर दूसरी जगह स्थापित करें। एक्स एम्प्लॉयज़ को रखें जो कहीं किन्हीं कारणों से आपने उन्हें हटाया था और वो लेकिन आपके लिए योग्य थे, तो उन्हें वापस बुलाकर भी रख सकते हैं काम कर। या फिर वो लोग रिटायर हो चुके हैं लेकिन हमें कुछ ज़रूरत है और वो अभी हमारे लिए एफिशिएंट है, तो उन्हें भी लाकर आप अपना रिक्रूटमेंट प्रोसीजर पूरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ट्रेड यूनियंस का भी उपयोग किया जा सकता है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के लिए। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक सर्टिफाइड है। इससे ट्रेड क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वालिटीज के लोग भी ट्रेड यूनियंस के माध्यम से आपसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक एबिलिटीज, एक तरह की क्वालिटीज इंप्लीमेंटेड होती है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। फिर सामान्य रूप से अगर विचार करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स दो तरह से इंप्लीमेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो सामान्य रूप से वो सारी एक्टिविटीज़ जो वर्तमान में लोग उपलब्ध हैं, ट्रांसफ़र करके पुराने एम्प्लॉयज़ को वापस बुलाकर और इसके अतिरिक्त प्रमोशन देकर भी एक्टिविटी की जाती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से एक नुकसान भी होता है। कई बार पुराने एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उन्हें ये लगता है कि हम ही स्थिर रहेंगे, भाई भतीजावाद बहुत बढ़ जाता है, नई प्रतिभा मार्केट नहीं आ पाती है, वो लोग नए ट्रेनिंग्स और इनोवेशंस को नहीं ला पाते हैं। फिर उनकी एफिशिएंसीज के कंपेयर वो लोग किस चीज़ पर ध्यान रखते हैं, चम्मचगिरी पर ध्यान रखते हैं, तो ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। फिर जो क्लरिकल टाइपिस्ट हैं या फिर अन्य लोगों को प्रमोट करें, कुछ क्लर्क्स को हैं तो उनको मैनेजर्स की पोजीशंस पर दें, ये भी एक्टिविटी इन्वॉल्व कर रखना चाहिए। फिर एक्सटर्नल रिसोर्सेज रिक्रूटमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज में जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऐसे लोग भी आते हैं जो लोग नई ट्रेनिंग, नई तकनीक के माध्यम से संस्था को लाभान्वित दे सकते हैं। कारण इससे उनमें रूढ़िवादिता समाप्त हो जाती है। वो लोग जानते हैं कि संस्थाओं को नए नए ट्रेंड व्यक्ति चाहिए। इसके माध्यम और नए कर्मचारियों को रिक्रूटमेंट के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था, कई बार ट्रेंड व्यक्ति भी मिलते हैं, नए एक्सपीरियंस लोग इन्वॉल्व होते हैं संस्था में। कर्मचारियों पर सुरक्षा की भावना का विकास होता है, उन्हें ये लगता है कि ट्रेनिंग की प्रोसीजर जो इम्प्लीमेंट की गई है इससे संस्था को अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। प्रशिक्षण के अतिरिक्त जो उनकी टेंडेंसी है, साइकोलॉजी है, उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नए कर्मचारी को भी संस्था के बारे में जानकारी का मौका मिलता है। ये एक्सटर्नल रिसोर्सेस का फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो लोग आते हैं वो क्रीम लोग होते हैं, या ये कहें कि वो संस्था को आगे नई ऊंचाइयों तक ले जाने में भी मदद कर सकते हैं। इंटरनल होते हैं लेकिन एक्सटर्नल भी होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक अगर एक कुएं में बाहर का पानी ना आए, अर्थात
रिसे, नहीं तो वो पानी बदबू मारने लगेगा जहाँ पे भी वृक्ष होता है। ठीक वैसा ही रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। इससे नुकसान है, कई बार जो इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं उनको नुकसान हो जाता है, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज होती है, जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको नुकसान, मतलब उनका ये कि हमको सोचा ही नहीं गया इस पोस्ट के लिए, दूसरे को ला लिया गया। फिर कई बार गलत व्यक्तियों का चयन भी हो जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फेवरेबल या पॉजिटिव मोड में आपको ज़्यादा काम नहीं करते, केवल और केवल उनका मतलब आपसे काम किया और चले गए, निष्ठावान एम्प्लॉयज़ नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, अगली क्लास पर हम लोग इसकी जो कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा करेंगे।